अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ है। फरवरी के महीने में दुआ की सालगिरह होती है। साल के शुरू में सबसे पहले जो बर्थडे आती है वो दुआ की होती है, और एंड पर मेरी आती है, यानी अक्टूबर के महीने में मेरी सालगिरह होती है। और उसके बाद फिर साल ख़त्म हो जाता है और नए साल से फिर दुआ की बर्थडे स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। तो आज के इस व्लॉग में मैं अपनी सालगिरह के लिए जो खाना बना रही हूँ, आप जानते हैं मैं होम कुकिंग ही करती हूँ, तो ये सारा व्लॉग उसी से रिलेटेड है। मैं सबसे पहले यहाँ पर बना रही हूँ केक, और देखें मैंने ओवन को पहले से ऑन कर दिया है। अभी केक मैंने स्टार्ट नहीं किया है, तकरीबन 8-10 मिनट लगेंगे। मैं यहाँ पर कॉफ़ी कैरमल केक बना रही हूँ विद बटर क्रीम आइसिंग। 3 से 4 अंडे लिए हैं और तकरीबन 2/3 कप इसमें मैंने चीनी का डाला है, और 2 टेबल स्पून पानी में मैंने 1 टेबल स्पून कॉफ़ी का मिक्स करके रख दिया है। आज जो अंडों का मिक्सचर है क्वांटिटी थोड़ी कम है, और जो इलेक्ट्रिक बीटर की ये जो अटैचमेंट है वो इतने अच्छे से उसको मिक्स नहीं कर रही थी, तो मैंने थोड़ा सा उसको टिल्ट किया ताकि सारे अंडे जो हैं वो, यानी जो लिक्विड है वो एक साइड को टिल्ट हो जाएगा, तो वो अच्छे से मिक्स होगा। और फिर इसमें 1 कप मैंने डाला है कुकिंग ऑयल का, और 1.5 कप मैंने इसमें ग्लूटेन फ्री मैदा डाला है। हाफ़ टी स्पून इसमें सोडा बाइकार्ब, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें बेकिंग पाउडर का डाला है। और जो कॉफ़ी मैंने मिक्स करके रखी थी पानी में डिज़ोल्व करके, वो डाल दी है, और कुछ इस तरह से केक का बैटर तैयार हो गया है। और ये जो सैंडविच केक ट्रे हैं 3 अदद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप एक टिन में ये बैटर बेक करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 इंच का केक टिन चाहिए इतने बैटर को बेक करने के लिए। तो ये केक का बैटर मैंने 3 सैंडविच केक ट्रे में डिवाइड कर दिया है, और ये आई थिंक 7 इंच की केक ट्रे या सैंडविच केक टिन है। और थोड़ा इसको अच्छे से हम टैप करेंगे, और फिर इसको मैंने ओवन में बेक होने के लिए रख दिया है। ओवन मैंने पहले से प्री हीट करने के लिए ऑन कर दिया है, और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं। अगर ये सारा बैटर एक ही 10 इंच केक टिन में बेक होगा तो इसको 30 से 35 मिनट लग सकते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी ट्रे हैं तो इसको 20 से 25 मिनट लगे हैं। और अभी यहाँ पर मैं बटर क्रीम की आइसिंग बना रही हूँ। ये लोअर पाक का बटर है। बहुत अच्छा टेस्ट और टेक्सचर है इस बटर का, कोई और बटर हमें अच्छा नहीं लगता। और ये सॉल्टेड बटर मैं यूज़ कर रही हूँ, आप अनसॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। और बटर का रूम टेम्परेचर पर होना बहुत ज़रूरी है। ये फ्रीज़र में पड़ा हुआ था तो इसको सारा दिन मैंने रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया ताकि अच्छे से ये रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। फ्रिज का ठंडा होगा तो आप जानते हैं अच्छे से वो आइसिंग तैयार नहीं होगी। अगेन 1 टेबल स्पून मैंने कॉफ़ी का लिया है, और 1 टेबल स्पून ही उसमें मैंने पानी डालकर उसको डिज़ोल्व होने के लिए रख दिया है। बटर को तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने अच्छे से इलेक्ट्रिक बीटर से मीडियम टू हाई स्पीड पर उसको मिक्स किया है। उसका थोड़ा सा कलर भी लाइट हो जाएगा और वो थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा। 300 ग्राम मेरे पास आइसिंग शुगर है, जो कि आधी आधी करके मैंने डाली है। आधी अभी एक दफ़ा डाल दी है, तो इसको रबड़ स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि आइसिंग शुगर है देखें फिर भी ये उड़ रही है ना, काफ़ी फ्लफ़ी सी होती है, तो ये काफ़ी उड़ के इधर उधर बिखर जाती है। तो थोड़ा सा मिक्स करने से ये बचत हो जाएगी। और एक दफ़ा आइसिंग शुगर डालकर इसको 2 मिनट चलाया है, और जो बकिया आइसिंग है वो डालकर भी इसको 2 मिनट चलाना है। मेरे चैनल पर रेसिपी है भी कि किस तरह से परफेक्ट बटर क्रीम की आइसिंग तैयार की जाती है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइम आप नहीं लगाना चाहते तो इस तरीके से भी आप आइसिंग बना सकते हैं। पहले बटर को थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक बीटर में मिक्स करें, और 2 बैचेस में जो है आइसिंग शुगर डालकर इसको मिक्स करना है। अभी दोबारा से जब सेकंड बैच मैंने आइसिंग शुगर का डाला है तो 2 से 3 मिनट इसको मिक्स किया है, और फिर जो मैंने कॉफ़ी वाटर में डिज़ोल्व करके रखी थी वो इसमें डाल दी है।
जब आइसिंग को हम बटर में डालकर मिक्स करेंगे 1 मिनट में ही उसने मिक्स हो जाना है, लेकिन इसको 2-3 मिनट मिक्स करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो आइसिंग शुगर का ग्रेन है वो बटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, वरना खाने में वो महसूस होगा। और आपने देखा मैंने थोड़ी सी इसमें कैरमल सॉस भी डाली है, अबाउट 2 से 3 टेबल स्पून डाले होंगे। कैरमल सॉस और कॉफ़ी जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और आपने देखा मैंने केक को डीमोल्ड किया है और सिर्फ एक केक को ही ऊपर से थोड़ा सा लेवल किया है, और जो केक की उल्टी साइड होती है उसको इस तरह से ऊपर रखते हैं ताकि वो सीधी साइड होती है और आइसिंग उस पर अच्छी हो जाती है, लेवल होता है। और इसी तरह से 3 केक थे, तीनों की मैंने लेयर लगा दी है। और मैंने जब केक को बेक किया उस वक्त भी इसमें थोड़े से पिकान्स डाले हैं, और आइसिंग जब की है तो आपने देखा मैंने इसमें जो पिकान्स हैं वो स्प्रेड किए हैं। ये ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो मत डालें, लेकिन अच्छे लगते हैं इस तरह से, क्योंकि सीज़न थोड़ा ऑटम का है, सर्दियों का है, तो ऐसे नट जो हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, स्पेशली जब आप कोई बेकिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी जो है आइसिंग कर दी है। फिर थोड़ी सी डार्क चॉकलेट जो है उसको मैंने थोड़ा नाइफ से श्रेडिड सा कर लिया है, और वो केक के साइडों पर मैं अच्छे से इस तरह से लगा दूंगी। ये बहुत ही आसान तरीका है केक को डेकोरेट करने के लिए, कि अगर आइसिंग बहुत ज़्यादा नीट नहीं आप करना चाहते या कोई और डिज़ाइनिंग नहीं करना चाहते, तो कोई से भी जैसे स्प्रिंकल होते हैं या इस तरह से डार्क चॉकलेट या इवन वाइट चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट से इस तरह से आप केक के साइडों पर या इवन केक की टॉप पर भी इसको डेकोरेट किया जा सकता है। और ये मेरा फेवरेट डिज़ाइन है, इसको रोज़ डिज़ाइन बोलते हैं। जब आइसिंग करते हैं तो ये मुझे बहुत ही पसंद है। और छोटी नोज़ल थी तो उससे ये इतना अच्छे से बनता नहीं है, लेकिन बड़ी नोज़ल से ये देखें कितना खूबसूरत बिल्कुल रोज़ जैसा ही पैटर्न बन जाता है। केक मैंने शाम को ही बनाकर फ्रिज में रख दिया था, लेकिन ये है कि नेक्स्ट डे जब केक को सर्व करना है तो उसको फ्रिज से निकाल कर रूम टेम्परेचर पर ही सर्व किया जाएगा, क्योंकि बटर फ्रिज में रखने से अच्छे से सेट हो जाता है। और अभी यहाँ पर मैं इंस्टेंट फ्रूट ट्राइफल बना रही हूँ। मैंने जो बनाना जेली है वो यहाँ इंडिविजुअल जो ग्लास कप हैं उनमें डालकर ब्लूबेरी और रास्पबेरी जो है वो इस तरह जो पाफे ग्लासेस है इनमें डालकर इसको फ्रिज में रख दिया, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तकरीबन 3-4 घंटे या इससे ज़्यादा भी ये फ्रिज में पड़ी रही है। और ये स्पंज फिंगर हैं जो कि स्टोर से इजीली मिल जाती हैं। और ये थोड़ा सा मैंने पानी से सोक किया है, शुगर वाटर है, थोड़ी देर ही इसको सोक करना है, ज़्यादा देर मैंने 2-3 छोड़ दी तो वो बिल्कुल हलवा ही होगी। बस ज़रा सा इसको वेट करना है तो इसको निकाल लेना है। ये अगर ज़्यादा देर पानी में रहेगी तो ये हलवा बन जाएगा। और यहाँ पर रेडी टू सर्व मेरे पास कस्टर्ड है, और ये पहले मैंने जेली की लेयर लगाई, फिर उसके ऊपर स्पंज फिंगर की लेयर लगाई, और अभी टॉप पर जो है मैं जो कस्टर्ड है उसकी लेयर लगाने के बाद अभी मैं फ्रेश क्रीम की आइसिंग से इसको फाइनल कर दूंगी। और ये जो फ्रेश क्रीम की आइसिंग है, डबल क्रीम की आइसिंग मैंने घर पर बनाई है, ये स्टोर बोर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी मैंने शाम को बनाकर यानी रात को बनाकर फ्रिज में रख दिया था। ट्राइफल आप जानते हैं ठंडा ही अच्छा लगता है। इस तरह ट्राइफल बनाना बहुत ही इजी है। कंप्लीट रेसिपी है भी मेरे चैनल पर ट्राइफल बनाने की, लेकिन सिर्फ जेली ही घर पर बनानी है, बाकी कस्टर्ड भी स्टोर बोर्ड और जो स्पंज है और फ्रेश क्रीम भी स्टोर बोर्ड बाई की जा सकती है। और अभी यहाँ पर मैं देगी कौरमा बना रही हूँ। आपने देखा मैंने जिंजर गार्लिक को कूट कर डाला है, ग्राइंड नहीं करना है। योगर्ट लिया है और उसमें जिंजर गार्लिक डाला है, और जितने भी नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा सूखा धनिया
धनिया डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है। तमाम मसालों की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ मेरे पास 1 किलो लैम मीट है और इसके साथ जो मैंने मैरिनेशन तैयार की है वो मीट के साथ अच्छी तरह मिक्स करके इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। इसको बेस्ट है ओवरनाइट फ्रिज में रखें। मैंने इसको 6 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा था। ये जितनी देर मैरिनेट होगा उतना ही अच्छा फ्लेवर बनेगा, तो इसको मैरिनेशन के लिए ज़्यादा टाइम देना है। बेस्ट है ओवरनाइट ही इसको फ्रिज में रखा जाए। और अभी 6 घंटे मैरिनेशन के बाद जब इसको मैं पकाने लगी हूँ तो एक मीडियम टू लार्ज ऑनियन को तड़का लगाने के लिए रखा है। और इतने सब साबुत मसाले हैं जो मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह हमने थोड़ा ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है ऑनियन को। और इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी, जो जिंजर गार्लिक है वो भी हमने मैरिनेशन में डाल दिया हुआ है। और जब प्याज इतना ब्राउन हुआ है तो इसमें जो मैरिनेट किया हुआ मीट है वो डाल मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस मीट को कुक करना है कि जो गोश्त है वो अच्छे से गर्म हो जाए। भी गलेगा तो नहीं इतनी जल्दी क्योंकि लैम मीट है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा पकने में। बस ये है कि ये अच्छे से गर्म हो जाएगा और थोड़ा सा ये पक जाएगा तो इसका जो वाटर है वो बाहर नहीं निकलेगा ज़्यादा। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चीनी डाली है, ये ऑप्शनल है। इतने सारे मसालों में थोड़ा सा मीठा डाला जाए जब इस तरह के खाने पकाए जाते हैं तो जो बाकी फ्लेवर हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाते हैं। और तकरीबन 3 से 4 मैंने स्मॉल साइज़ के टमाटर लिए हैं, अगर बड़े साइज़ के हों तो 2 ही बहुत हैं। और मैंने उनको इसी तरह डाल दिया है। और जो मैरिनेशन का बोल था उसको रिंस करके इसमें पानी डाल दिया है। इसमें पानी इतना डालना है कि गोश्त गल जाए, तो उसकी कोई क्वांटिटी नहीं हो सकती कि 1 कप डालना है, आधा डालना है या 2 कप डालने हैं। तो गोश्त को गल जाने तक हमने पकाना है। और देखें जब ये काफ़ी ज़्यादा पक गया है तो टमाटर के छिलके रिमूव कर दूंगी। और ऑयल आप देख सकते हैं इसके ऊपर सेपरेट हो रहा है। कसूरी मेथी, गरम मसाला इसमें डाला है, थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें डाल दी हैं। और इसकी ग्रेवी की क्वांटिटी भी आपकी मर्ज़ी पर हो सकती है कि इसको कितना आपने खुश्क रखना है या शोरबा सा बनाना है। तो गोश्त को गल जाने तक हमने पकाना है। और अभी यहाँ पर मैं चिकन हांडी बनाने लगी हूँ। इसके लिए भी मैंने मीडियम टू लार्ज साइज़ का ऑनियन लिया है जिसको कि तड़का लगाने के लिए रखा है। और साथ ही तकरीबन 6 से 7 गार्लिक क्लोव्स हैं, उसको भी इसी तरह काट कर इसमें डाल देने हैं। गार्लिक जो है उसको कूट कर या ग्राइंड कर कर नहीं डालना, उसको भी इसी तरह काट कर मैंने डाल दिया है। और प्याज को तड़का लगाने के लिए रख दिया है। अभी एक ब्लेंडर जग में 3 टमाटर लिए हैं जो स्मॉल साइज़ के हैं। अगर बड़े टमाटर हों तो 2 ही काफ़ी हैं। तकरीबन आधा कप मैंने इसमें योगर्ट का डाला है और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें डबल क्रीम की डाली है। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर देना है और इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बन जाएगी। प्याज का कलर जब इस हद तक ब्राउन हुआ है तो इसमें आधा किलो मेरे पास बोनलेस थाई का चिकन मीट है। ये बोनलेस थाई का मीट है, मतलब चिकन फिलेट नहीं है। और आप चाहें तो होल चिकन से भी ये पका सकते हैं, लेकिन थाई का मीट जो है वो नेचुरली थोड़ा मॉइस्ट होता है तो उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा होता है। और इसमें तकरीबन 2 इंच जिंजर का टुकड़ा कूट कर और 2 से 3 हरी मिर्चें भी साथ ही मैंने कूट ली हैं। आप चाहें तो इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कूट कर ही डाल दी हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस चिकन को प्याज के साथ थोड़ा सा हमने
भूनना है। और फिर ये नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया और साबुत ज़ीरा और शाह ज़ीरा जो है ये मसाले इसमें डालकर थोड़ी देर भूनेंगे ताकि चिकन जो है वो थोड़ा भुना सा जाए। और ये जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है योगर्ट का, डबल क्रीम का और टमाटर का, उसी में से 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ चिकन के मसाले में डाल दिए हैं ताकि मिर्चें तेल में जलने ना लगे, क्योंकि इसमें इतना पानी नहीं है। थोड़ी देर इसको भूनेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और जो 3 चीज़ें मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड की थी वो डाल देनी है और थोड़ा सा वाटर रिंस करके इसमें डाल देना है। चिकन में पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना, क्योंकि चिकन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जितना पानी आप डालेंगे उसको सुखाने के लिए उतना ही टाइम लगेगा। तो अब इसको हमने बेसिकली कुक करना है, इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बनाने तक और चिकन गल जाने तक। और कसूरी मेथी इसमें डाल दी है, गरम मसाला भी डालना है और हरी मिर्चें भी डाल दें। और यहाँ पर चिकन हांडी जो है वो तैयार हो जाएगी। काबली पुलाव मीट और चिकन का बनता है, लेकिन आज मैं कबाब का बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने काबली पुलाव का मसाला लिया है जिसमें शाह ज़ीरा है, साबुत काली मिर्चें, लौंग, दारचीनी और एक बड़ी इलायची है। इसको हमने पीस लेना है। एक स्मॉल साइज़ का ऑनियन मैंने चॉपर में डाला है, 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। और 1 पाव मेरे पास लैम मीट है जिसको कि मैंने इस प्याज, हरी मिर्चें और जो हरा धनिया डाला है इसमें डालकर इसका चॉपर में इसको हमने मिक्स कर लेना है। वैसे जब कोफ्ते बनाते हैं तो आप जानते हैं हम कितना कुछ इसमें डालते हैं, काफ़ी मसाले डाले जाते हैं, लेकिन चूंकि मैं काबली कबाब पुलाव बना रही हूँ तो इसमें जो मैंने मसाले ग्राइंड किए हैं सिर्फ यही डालने हैं और थोड़ा सा नमक डाल देना है। अगर इसमें बाकी मसाले जो हमारे कोफ्ते मसाला है वो डाल दिया तो इसका सारा टेस्ट ही ख़त्म हो जाना है, फिर ये काबली पुलाव नहीं बनेगा, ये कुछ और ही बन जाएगा। जो हमारे स्टाइल के कोफ्ते हैं वो बन जाएंगे। तो इसमें काबली पुलाव का मसाला ही डालना है। और इसमें ना तो मैंने, आपने देखा, योगर्ट भी नहीं डाला और ना ही मैंने इसमें बेसन डाला है। तो ये इसी तरह इसके हमने कबाब बना लेने हैं। अभी दोबारा से मैंने उतना ही मसाला लिया है, ये मैंने पुलाव में डालना है। वैसे एक ही दफ़ा बना लेना चाहिए था, कोफ्तों के लिए आधा डाल लेते हो आधा कबाब के लिए, लेकिन मैं पहले कोफ्ते बनाए और बाद में मैंने जब पुलाव बनाने लगी तो मैंने फिर दोबारा से इसको बनाया। तो अगर आप ये बनाएं तो जितना मसाला कोफ्तों के लिए और पुलाव के लिए चाहिए तो एक ही दफ़ा बना लें। और थोड़ा सा नमक डाल दिया है और मसाला पुलाव का तैयार हो गया है। प्याज को मैंने तड़का लगाने के लिए रख दिया है। और यहाँ दूसरी तरफ जो है मैं कबाब बना लूँगी। छोटे छोटे से कबाब बनाने हैं, चाहें तो इसके कोफ्ते बना लें जो गोल शेप के होते हैं, लेकिन मैं छोटी छोटी लंबे, बहुत लंबे कबाब नहीं बनाऊंगी। आपने देखा सिर्फ इतने साइज़ के ही मैंने छोटे छोटे कबाब बनाने हैं। मीट की जगह मिन्स डाल दिया है। तो बाकी तरीका और इंग्रेडिएंट्स वही हैं, सिर्फ जो मीट डालकर काबली पुलाव बनाया जाता है उसकी जगह कोफ्ते या कबाब डालकर भी काबली पुलाव बन सकता है। अगर कभी किसी ने बनाया हो तो ज़रूर बता दें। मैंने कभी नहीं देखा तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये मेरी क्रिएशन है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह से हम कोफ्ता पुलाव तो हम बनाते हैं, क्यों ना काबली कबाब पुलाव बनाया जाए। तो अगर किसी ने कभी बनाया है तो ज़रूर बता दें। क्योंकि एक दफ़ा मैंने कह दिया था कि कबाब हांडी मैं ही बनाती हूँ तो बहुत से लोगों ने कहा नहीं नहीं ये तो हम भी बनाते हैं। तो लोग तो बनाते ही हैं, लेकिन यहाँ पे कितनी इसकी चीज़ की रेसिपीज़ हैं तो ये चीज़ भी मैटर करती है। तो प्याज को जब तड़का लगा है तो जो इस हद तक प्याज का कलर जब ब्राउन होगा तो जो कबाब मैंने बनाए थे वो इसमें डालकर इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं, मैं जो पैन है उसी को थोड़ा शेक कर रही हूँ कि ज़रा से ये गर्म होंगे तो ये टूटेंगे बिल्कुल नहीं। हालांकि इसमें कोई बेसन नहीं डाला, कोई योगर्ट नहीं डाला और ये सॉफ्ट ही रहेंगे। थोड़े से गर्म होंगे तो इसको हमने मिक्स कर देना है।
और अभी इसमें जो कबाब मसाला है वो डाल देना है और इसको मिक्स कर देना है। फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई पर रखा हुआ है। और जब हम गोश्त को इस स्टेज पर डालते हैं तो गोश्त में थोड़ा सा पानी होता है तो वो पकता रहता है, लेकिन कबाब है तो कीमे में इतना ज़्यादा लिक्विड नहीं है, तो थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लगा कर मैंने इसको भूना है ताकि ये ड्राई ही ना हो जाए। ये देखें, इस तरह थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से भून लेना है। जिस तरह हम गोश्त को भूनते हैं काबली पुलाव बनाने के लिए, कबाब को भी उसी तरह अच्छे से भूनना है। जिस तरह हम पुलाव बनाते हैं उसमें जिंजर, गार्लिक, टमाटर और बाकी मसाले डालते हैं तो जो मीट की अपनी खुशबू फ्लेवर है वो कहीं दब जाता है, लेकिन इस तरह काबली पुलाव में मसाले बहुत ज़्यादा नहीं होते और ख़ास तौर पर जिंजर गार्लिक नहीं डाला जाता, तो जो गोश्त की अपनी खुशबू और फ्लेवर है वो बरकरार रहता है। और वही चीज़ यहाँ जो कबाब बनाए हैं तो इसमें भी जो मीट का फ्लेवर है वो बरकरार रहा है। और यहाँ पर मैं साथ में बना रही हूँ जी चिकन टिक्का। और चिकन टिक्के की रेसिपी बहुत दफ़ा शेयर की है और मैंने आपको दिखाया है कि 225 डिग्री पर मैंने ओवन को प्री हीट किया है, तो इसमें मैंने जो चिकन टिक्का है उसको बेक होने के लिए रख दिया है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि अक्सर मुझे ओवन के बारे में सवाल आते हैं, तो मैं अभी प्रैक्टिकल उसको यूज़ कर रही हूँ, तो मैं वो दिखा भी रही हूँ कि मैं इसको इस तरह से यूज़ करती हूँ। और साइड डिश के तौर पर दही फुल्की जो है वो बन रही है यहाँ पर। पानी में जब बॉयल आया तो इसको 2-3 मिनट मैंने पानी को पकने दिया, थोड़ा बॉयल आने दिया मैंने इसको। फिर इसमें मैंने जो है चावल डाल दिए हैं और ये 1.5 बोल जो है राइस का है और 2.5 बोल मैंने इसमें पानी के डाले हैं। और नमक की स्टेज पर चेक कर लें, अगर नमक कम है तो जितना नमक आप खाते हैं उतना डाल दें। और इस हद तक जब पानी होगा तो चावलों को दम पर रख देना है। अक्सर ये भी सवाल आता है कि दम पर चावल जो है वो कच्चे रहते हैं, तो चावलों में जब इस हद तक पानी हो तो उसको दम पर रख देना चाहिए। अगर चावल जो है आधे घंटे से भीगे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा भी अगर चावलों का पानी ड्राई कर कर दम पर लगाएं तो भी चावल कच्चे रह सकते हैं, वो चावल नीचे लग जाते हैं। और बहुत ज़्यादा पानी भी हो दम पर रख देंगे तो चावलों का हलवा बन जाता है। और चिकन टिक्का यहाँ पर तैयार हो गया है, तो इसको थोड़ा सा मैं चारकोल का इफ़ेक्ट लगा दूँगी। और अभी पुलाव के लिए कैरेट्स जो हैं वो मैं घी में फ्राई कर लूँगी। आज कैरेट्स जो हैं वो थोड़ी मोटी मोटी मैंने रखी हैं। आप बहुत बारीक जब कैरेट्स को काटते, वैसे काटी तो वो बारीक ही जाती हैं, लेकिन जब वो इस तरह गर्म हो जाती हैं तो बिल्कुल सोगी हो जाती हैं, तो मैंने थोड़ी सी मोटी रखी है। और साथ ही थोड़ी सी रेज़न जो है वो भी तेल में अच्छे से फ्राई कर लेनी है और इनको निकाल कर रख देना है। जब पुलाव सर्व करना है उस वक़्त इसको ऊपर डाल दें। मैं दम में नहीं डालती हूँ, उस वक़्त इसको डाल देना है और जो बच जाए तो फिर वो चावलों में डाल दें, तो चावलों में वो पड़ी रहें, लेकिन दम देते वक़्त मैं नहीं डालती हूँ। और तकरीबन 15 मिनट के बाद चावलों का दम जो है तैयार हो गया है। तो आपने देखा मैंने कितना पानी था कि चावलों को दम पर रखा और 15 मिनट के बाद चावलों का एक एक दाना जो है वो खिला हुआ है। और आधा घंटा मैंने चावलों को जो है पहले भिगो कर रखा था। तो ये थोड़ी थोड़ी सी टिप हैं जिनको ध्यान रखने से आपकी चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होगी।
कुकिंग के बारे में अक्सर ही सवाल आते हैं कि हमसे ये चीज़ सही नहीं हो रही, हमसे वो चीज़ सही नहीं हो रही। तो जहाँ गलती होती है उसको ध्यान में रखें और वो चीज़ जब दोबारा पका रहे हैं तो उस गलती को नोट करें कि दोबारा वो गलती ना हो, तो आपसे कभी भी दोबारा गलती नहीं होगी। मुझसे भी बहुत दफ़ा कोई चीज़ पकाती हूँ गलत हो जाती है, तो मैं उस गलती को ध्यान में रखती हूँ। दोबारा जब वो खाना बनाती हूँ तो उस गलती को सही करेंगे तो वो दोबारा रिपीट नहीं होती है। तो आपने देखा खाना जो है ऑलमोस्ट सारा पक चुका हुआ है और अभी जो चिकन टिक्का है उसको मैं सिज़लर कर रही हूँ। चिकन टिक्का जो है वो ज़्यादातर फिलेट का ही बनता है, चाहे वो लैम फिलेट का बना लें या चिकन फिलेट का बना लें, लेकिन ज़्यादा मज़ेदार जो है वो थाई का जो चिकन है उसके साथ बनता है। और जो लैम फिलेट है वो थोड़ी ड्राई होती है, लेकिन पता नहीं उसी से ही क्यों बनाया जाता है, जबकि ये जो थाई का बोनलेस चिकन है इससे सबसे ज़्यादा मज़ेदार चिकन टिक्का बनता है। मैं अमूमन जब भी इस तरह कोई पार्टी फूड बनाती हूँ या इस तरह ख़ास मील बनाना हो तो मेरी प्लानिंग पहले से होती है, लेकिन मेरी अपनी सालगिरह थी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ ना। पार्टी फूड भी अभी पिछले महीने मेरे बेटे और बेटी की सालगिरह हुई, तो इस तरह आ, 1 महीने में 2 हुई सालगिरह, तो फ़ौरन से ही ये मेरी सालगिरह आ गई, तो इतनी जल्दी आपका कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता। और ये भी है कि खाना वो बनना चाहिए जो सबको पसंद हो। तो ये मील जो है ये जब मैं पकाने लगी हूँ तो मैंने कहा ये बना लेती हूँ, ये बना लेती हूँ। तो अमूमन मैं पहले से ही सोचा होता है कि मैंने ये बनाना है। तो ये जब मैं पकाने लगी थी उस वक़्त मैंने डिसाइड किया कि मैं ये बनाऊँगी और माशाल्लाह इतना मज़ेदार ये खाना तैयार हुआ, बहुत ही मज़े का सारा मील तैयार हुआ। टेबल के ऊपर डाइनिंग टेबल के ऊपर ये जो लाइटिंग लगाई है ये मेरे हस्बैंड का आइडिया था। मैंने कहा वैसे ही ग्लास जार में ना इस तरह लाइटिंग रख कर लगाते हैं, लेकिन ये टेबल के ऊपर थोड़ी सी ना पैटर्न ऐसा सा बना हुआ है, तो मेरे हस्बैंड ने उसके अंदर जो है ये लाइटिंग परोस ही दी ना, तो ऊपर थोड़ी सेलो टेप लगा दी तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बच्चों को लॉन्ग वीकेंड रही हैं ये अक्टूबर की, और मंडे से बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर देना है। और छुट्टियों में बच्चे सही रहे हैं, अभी किसी का गला ख़राब हो रहा है और किसी को खांसी आ रही है, तो है उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। और उसने कहा है कि अपने व्लॉग में कहें सबसे कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं ठीक हो जाऊं, तो आप सब दुआ ज़रूर करिएगा मेरी बेटी फजर के लिए। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो एक थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।